इतिहास की धारा में बहते रहो यूं ही सदा, इसके बिना अधूरी है हमारी हर एक दास्तां। नमस्कार साथियों, मैं भगवान सिंह चौहान माँ एजुकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराई से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 का जो इतिहास विषय है उसे हम शुरू कर रहे हैं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि उसमें हमने पूरा सिलेबस के रूप में बात की है। उसमें 15 पार्ट भी दे रखे हैं, उसमें मैंने कुछ पार्ट कंबाइन कर रखे हैं, ठीक है ना। तो उसको आप जब हम पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे तब वो सारे के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, तो इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक है, सिलेबस की चर्चा हम कर चुके हैं। तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि पहला जो टॉपिक था उसमें लिखा हुआ क्या है, ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट, मनके और अस्थियां मतलब ईंट, मनके, अस्थियां। ईंट क्या, वो जो घर बनाते हैं वो ईंट। मनके क्या, जो आभूषणों में है ना, जवाहरात में, हीरे, ज्वेलरी में जो काम आने वाले जो मनके होते हैं वो मनके है ना। और अस्थियां क्या, हड्डियां, पशुओं की, मानव की हड्डियां। ये है ईंट, मनके और अस्थियां। तो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हम आज से 4000 वर्ष प्राचीन जो बताएगी ईंट, 4000 वर्ष प्राचीन ईंट क्या बताएगी, कैसे बता सकते हैं, यही बताएगी। मनके कैसे बता सकते हैं, यही बताएगी। हड्डियां कैसे बता सकते हैं, ये ईंट, मनके और ये हड्डियां यही बताएगी आपको कि आज से पहले कोई दुनिया थी। हाँ, वाकई दुनिया थी और इसके हमें प्रमाण मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। तो ईंट, मनके, अस्थियां, हमारा टॉपिक क्या है, ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट, मनके और ईंटे, मनके और, तो ये ईंटे, मनके और अस्थियां एक दुनिया के बारे में बताएगी। उस दुनिया का नाम क्या है, क्या नाम दिया है, उस दुनिया का नाम दिया है हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता इस दुनिया को कहा, मतलब सभ्यता मतलब यहाँ पर एक कल्चर था, एक सभ्यता थी यहाँ पर। कुछ इनका इनका भी मतलब पूरा का पूरा एक सामाजिक ढांचा था पूरा। इनका भी पूरा एक रहन सहन था, खान पान था, उनकी संस्कृति थी पूरी। तो ये जो सभ्यता थी, एक नदी थी उसके किनारे बसी थी, जो सिंधु नदी थी, जो भारतवर्ष में भारतवर्ष की एक उत्तर पश्चिम भारत में बहती है ये नदी। तो इसके किनारे जो सभ्यता बसी है ना, जो किनारे जो नगर बसे, वहीं से हम कहते हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद सरस्वती नदी किनारे मिले, फिर उसे हमने कहा सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहले इस स्थल को खोजा गया था। ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित एक स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा। उस हड़प्पा स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। तकनीकी दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि जो सबसे पहले जो खोजा जाता है स्थल, उसी के नाम पर रखा जाता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की ईंटें, हड़प्पा सभ्यता के मनके, हड़प्पा सभ्यता की अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने वाली, क्योंकि वहां से हमें क्या मिली है, ईंटें मिली है, मनके मिले हैं, अस्थियां मिली है, ठीक है। और इन सबसे महत्वपूर्ण हमें मिली है एक मुहर। क्या मिली है, मुहर। और इस मुहर को हमने नाम दिया है हड़प्पाई मुहर। क्या नाम दिया है, हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर नाम दिया। आपकी किताब के पहले पन्ने में यहीं से शुरुआत होती है, हड़प्पाई मुहर से। आप देखना, आराम से किताब खोल के बैठिए, ठीक है। उसमें हड़प्पाई मुहर लिखा हुआ है। तो ये हड़प्पाई मुहर क्या थी, ये हड़प्पाई मुहर जो थी, इस पूरी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु थी। सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु थी, ठीक है ना। पुरातात्विक, सबसे विशिष्ट पुरातात्विक थी। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ईंट से भी इंपॉर्टेंट ये, मनके से भी इंपॉर्टेंट ये, अस्थियों से इंपॉर्टेंट ये हड़प्पाई मुहर, ठीक है। और ये अभी हड़प्पाई मुहर किसकी बनी थी, ईंट की बनी हुई थी, मनके की बनी हुई थी, क्या हड्डियों की बनी हुई थी, नहीं,
एक पत्थर होता था उस जमाने में, सेल खड़ी उसे कहते हैं, है ना? तो ये सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी ये हड़पाई मोहर। और और इस मोहर पर सबसे बड़ी बात है, लिपि मिली थी। लेकिन संजोग की बात यह है कि इस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि मतलब इसको अपठित है, ये हम इसे पढ़ नहीं पाए, आज तक नहीं पढ़ पाए। कारण इसमें 400 से अधिक अक्षर चित्राक्षर रूप में दिए गए हैं। आज आप देखिए, इंग्लिश में आपने देखा होगा अल्फाबेट होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं इसमें? 26 अल्फाबेट होते हैं। तो 26 से हमने पूरा उसको रीड कर लिया, सारी सब कुछ, मतलब पूरी संरचना बन गई। हिंदी भाषा में देखेंगे तो भी आप उसमें लगभग स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर सब मिला करके, संयुक्त व्यंजन सब मिला करके लगभग 51-52 होते हैं ना। तो वहां से भी हमने पढ़ लिया। अब 400 से अधिक चित्र कैसे पता पड़ेगा क्या कबूतर कौन है, ए फॉर एप्पल कौन है ना? तो कैसे पढ़ेंगे हम? आज तक इसे कोई भी नहीं पढ़ पाया है, अपठित है ये। ठीक है, ये भाव पर आधारित मानी जाती है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि इस हड़पाई मोहर सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु है, सेल खड़ी पत्थर की है, लिपि है इसके ऊपर, और इस पर एक जानवर भी बने हुए है ना? एक जानवर भी है। और जानवर कैसा? मूवी देखी है आपने, मोहनजोदारो? सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने बनाई थी, है ना? उस मूवी के एंड में, जब आपने उस मूवी खत्म होती है, तो उस मूवी के एंड में ये बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के बाद में एक नदी, नई नदी के किनारे आते हैं। हालांकि वो मेरे अनुमान में वो नई नदी गंगा नदी हो सकती है ना? और बताया भी है उन्होंने गंगा नदी। ये इस मूवी में सारी बातें फैक्ट नहीं होती, काल्पनिक रूप से होती है, उनका मकसद वो शुरुआत में लिखते भी है, हमारा उद्देश्य। ठीक है, तो वहां पर एक बेल दिखाया गया, बिल्कुल व्हाइट, एक श्रृंगी बेल, उसी बेल की बात कर रहा हूँ। वो एक जानवर इस मुहर पर मिलता है ना? एक श्रृंगी बेल, एक श्रृंगी बेल, है ना? हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न। और हमारी किताब में भी इसके बारे में यूनिकॉर्न ही लिखा हुआ है। तो आपको यूनिकॉर्न ही याद रखना है कि यूनिकॉर्न बैल की मूर्ति कहाँ पर अंकित है? तो इस हड़पाई मुहर पर अंकित है। क्लियर? तो यहाँ पर जानवर मिल गया, लिपि मिल गई, सेलकड़ी पत्थर, और क्या बताती? और ये एक तरह से प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में काम करती है ना? प्रतीकात्मक प्रतीक कैसे? जैसे कंसाइनमेंट का काम करती थी। कंसाइनमेंट कैसे? जैसे कि आज अपन बात करते हैं सीधा, है ना? सबसे अच्छा नगर आपने देखा होगा, मूवी कौन सी? मोहनजोदारो मूवी, है ना? मोहनजोदारो मूवी है। तो ये मैं एक, मोहनजोदारो सिंधु नदी के यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, और ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया का ये भाग बनाया, और यहाँ आपको पता होगा यहाँ पर लोथल है। क्या है? लोथल है। यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से या बालाकोट भेजो आप, बंदरगाह कहाँ पर है? या तो बालाकोट भेजो या लोथल भेजो। क्लियर है? तो हम माल चलो बालाकोट भेजते हैं, चाहे लोथल भेजते हैं, कहीं भी भेजो। लेकिन उस माल की क्या पैकिंग होती थी? कोई भी माल होता था तो उसको, एक माल को उस कट्टे में पूरा, मतलब जैसे जो भी है, पैकिंग कैसे होती है? कट्टे में भरते हैं, बोरी में भरते हैं, जैसे वो डब्बा होता है उसको भर देते थे। और लास्ट में जो, उसको भरने के बाद में जहां पर उसका ओपनिंग का जो एंट्री होती थी, वहां पर उसको लॉक करके वहां पर एक सील लगती थी। क्या लगती थी? एक ठप्पा लगता था। और वो ठप्पा ही क्या है? मुहर है, हड़पाई मुहर। तो इसके लगाने का उद्देश्य क्या है कि अगर इसको यहाँ से इसको मोहर लगा करके, ठप्पा लगा करके, एक गिल्ली मिट्टी होती थी, इस गिल्ली मिट्टी पर ठप्पा लगाते थे। एक गिल्ली मिट्टी है, उस गिल्ली मिट्टी पर ठप्पा लगाया, और ठप्पा लगाने के बाद में ये बंदरगाह पे भेज दिया इधर, है ना? यहाँ से ठप्पा लगाने का उद्देश्य ये है, उस मोहर लगाने का उद्देश्य ये है कि अगर ये यहाँ पर माल पहुंचा और उस माल को देख लेंगे मोहर एकदम सही है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर उस मोहर पर कुछ भी, मतलब अगर मान लो इसको हटाया गया है, तो हो सकता है चोरी हुई होगी, है ना? ये उद्देश्य था हड़पाई मोहर का। यहाँ से फिर माल आगे फॉरेन भी जाता था। हमारा संपर्क था मेसोपोटामिया, है ना? नाव से जाते थे। मिस्र सभ्यता, रोमन सभ्यता, यूनान सभ्यता, बहुत, है ना? यहाँ पर बेबीलोन सभ्यता, उधर उधर से हमारा इनका संपर्क था, तो ये उधर से वहां पर माल जाता था। तो यहाँ पर मैंने आपसे बात कर दी है हड़पाई मोहर की। तो क्या मोहर ही मिली है क्या? केवल मोहर मिली है क्या? नहीं, मोहर के अलावा हमें और भी चीजें मिली है। और चीजें क्या मिली है? देखिए, मोहर के अलावा
आवास मिले हैं, ठीक है, और औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं और मनके भी मिले हैं। ये जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई है, ये आपका जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर सारी बातें, बस इतनी ही बातें याद रखनी है और कुछ भी नहीं रखना है। ये पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है। तो क्या याद रखना है? हड़पाई, मोहर, ठीक है, आवास, औजार, आभूषण, मनके, ये भी मिले। मनके को लेकर के हम परिचर्चा करेंगे बहुत ही गहराई से, ठीक है, आभूषण, मनके बात करेंगे चंद्र दड़ों की। क्लियर? अभी हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। अगली एक बॉक्स में आपकी एक छोटी सी बात लिखी गई है, संस्कृति शब्द का प्रयोग कर दिया गया है इस बार, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता भी एक संस्कृति के रूप में दिखाई गई। किसके रूप में? संस्कृति के रूप में दिखाई गई। पहले मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, ठीक है। सभ्यता, अभी मैंने यहाँ पर सभ्यता शब्द का प्रयोग किया, सभ्यता, और एक है संस्कृति, देखिए, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता का मतलब है मृत संस्कृति। क्या है? अब बात करेंगे मृत संस्कृति क्या है। और संस्कृति का मतलब है जीवंत सभ्यता, जीवंत सभ्यता। अर्थात सभ्यता का मतलब क्या है? मृत संस्कृति मतलब उसके पुरातात्विक अवशेष तो मिल रहे हैं, लेकिन हमें उसके सांस्कृतिक, उसकी आज की वर्तमान में प्रासंगिकता नहीं है। उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता नहीं है और इसकी वर्तमान में आज भी प्रासंगिकता है। जैसे इसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है वैदिक संस्कृति को लेकर चलते हैं, तो आज भी आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृति की प्रासंगिकता हमें आज भी देखने को मिलती है धार्मिकता के रूप में, है ना। हालांकि अब इस सभ्यता के लिए भी किया गया है ये संस्कृति शब्द का प्रयोग, सॉरी, इस सभ्यता के लिए नहीं, इस हड़प्पा के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए संस्कृति क्या होती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। आपके पहले प्रश्न में लिखा हुआ है संस्कृति क्या है, तो संस्कृति के बारे में बताया इन्होंने कि वह विशिष्ट पुरातत्व वस्तु, है ना, वह विशिष्ट, वह पुरा वस्तुओं का समूह, पुरा वस्तुओं का समूह जिसकी क्या हो, 3 कंडीशन पूरी करता हो। और 3 कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन सुनिए, पहली कंडीशन उसकी विशिष्ट शैली हो। क्या हो? विशिष्ट शैली हो संस्कृति के लिए। और दूसरी बात, उसकी भौगोलिक संरचना हो, भौगोलिक ढांचा हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, और उसका कालखंड हो। देखिए पहले, सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट शैली का मतलब क्या है। विशिष्ट शैली का मतलब, विशिष्ट शैली मतलब, इसमें विशिष्ट शैली में हम बात करेंगे, मुहर है इसकी खुद की, मनके है, ईंट है, बाट है और पत्थर है। तो है ना विशिष्ट शैली, मिली है अपने, पहले ही देख लो, ईंट, मनके स्थिति यही मिल गई। इसके अलावा मुहर, मनके, ईंट, बाट, पत्थर यहाँ मिले हैं, तो इसकी विशिष्ट शैली तो है। तो ये कंडीशन तो ये पूरी करता है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र भी हम देखेंगे, अभी मैं आपको पूरा मैप बना के बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार रहा है ना। उसमें हम बात करेंगे अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में पता ही आपको, सोरतुगई, मुंडी का, क्लियर, और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर भारत के अंदर, ठीक है, गुजरात, राजस्थान वगैरह, वो पूरा क्षेत्र आपको पता ही है ना आदि। और अब कालखंड की बात करते हैं, कालखंड की बात करते हैं। अभी कुछ देर बाद में आपको भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम कालखंड की बात करते हैं। कालखंड से ही इतिहास की शुरुआत करते हैं। ये मैंने केवल सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय बताया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आके रुक जाते हैं कालखंड। कालखंड का मतलब मैं इतिहास की वो संरचनाएं बताऊंगा, वो ढांचा बताऊंगा, है ना, वो कॉन्सेप्ट जिसे जानना एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस कालखंड में क्या है सर? कालखंड में ये प्राचीन थी, मतलब कितनी प्राचीन थी?
कैसे पता चलेगा? है ना? आज क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि 2024 साल ही हुए अभी तक धरती को, ऐसा ही लगता है। 2024 साल के बाद तो कोई दुनिया रही नहीं होगी, और रही क्या, आपको लगता है ऐसा? रही थी। तो इसकी गणना कैसे होगी? 2024 साल से पहले हम कैसे बोलेंगे? इसके लिए आपको समझना होगा ईसवी क्या है, ईसा पूर्व क्या है ना? इसके बारे में आपको जानना होगा कि व्हाट इज, है ना, एना डोमिन एंड बिफोर क्राइस्ट। तो बात करते हैं हम ईसवी और ईसा पूर्व, और उसी के साथ इस कालखंड में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड बताने के साथ ही मैं इतिहास का विभाजन भी करता हूँ। मेरी औकात नहीं है इतिहास का विभाजन करने की, और ना ही किसी और की है, क्योंकि इतिहास का विभाजन किया गया है पढ़ने के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से, जिसे आपने कई सालों से सुनते आ रहे हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये हमने केवल अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने इतिहास को बांटा है, ठीक है? तो हम इसी बंटवारे को भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये बंटवारा हुआ है, और ईसवी क्या है, ईसा पूर्व क्या है, ठीक है? इसके बाद आप एक टॉपिक, एक चीज और समझनी जरूरी है इतिहास के विद्यार्थी के लिए, कि शताब्दी क्या है। कई विद्यार्थी शताब्दियों को लेकर के भी कंफ्यूजन रहता है कि शताब्दी क्या होती है ना? प्रथम शताब्दी क्या है, द्वितीय शताब्दी कहाँ से लेकर कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, पहली शताब्दी को लेकर। और अभी कौन सी सदी चल रही है, आपको पता है? बोल बार बार बात करते हैं 21वीं सदी। तो 21वीं सदी शुरू कब हुई और कब खत्म होगी, तो इसकी भी बात कर लेंगे लास्ट तक, ठीक है? तो शताब्दी की भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कालखंड से। मैं यहाँ पर ये एक इंट्रोडक्शन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, और इतिहास का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद हम वापस इस टॉपिक पे आएंगे, और पूरा का पूरा मैं एक पूरा आपको एक माइंड मैप बना के दूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पढ़ना क्या क्या है ना? सारे के सारे पॉइंट पढ़ेंगे, सारे पॉइंट लिख लूंगा पहले, और उसके बाद एक एक पॉइंट पर पढ़ के ईंटे, मन के अस्थिया और हड़प्पा सभ्यता का ये टॉपिक क्लियर। वैसे बताइए, इतिहास है क्या? क्या है इतिहास? सोचो सोचो, इतिहास क्या है? क्या है इतिहास? व्हाट इज हिस्ट्री? कभी सोचा है? यही सोचता है कि यार इतिहास में क्या पढ़े, जो मर गए, है ना, उन्हें राजा महाराजा को क्या पढ़ना, है ना, क्या रोना उनको। आज तक यही सुनता है, बोरिंग करता है। और बातें मैंने ये भी सुनी है कि सुबह पढ़ी और शाम को सफा, ये है इतिहास। इतना तक सुना है हमने। मतलब इतिहास को लेकर के जो विद्यार्थी है, उन्होंने काफी, मतलब इसको बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में कहा है, जबकि बोरिंग नहीं है बिल्कुल, है ना? बहुत ही आनंदमय और आपके जीवन को बदलने वाला विषय है ये। अगर कोई इतिहास का विद्यार्थी नहीं है, उसे भी इतिहास पढ़ना चाहिए। आपको मालूम होगा, हर एक पॉलिटिशियन इतिहास पढ़ता है। हर एक पॉलिटिशियन इतिहास पढ़ता है और जानता है। वो अनपढ़ होता है, फिर वो इतिहास को पढ़ने के बाद में बहुत सारी वो ढांचे उसको पता पड़ेगा। मैंने देखे ऐसे पॉलिटिशियन जो महात्मा गांधी की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की दूसरी तीसरी फेल, और चंद्रशेखर आजाद का स्टेटस लगा रहे हैं और उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो क्या है ये? पढ़ के आ रहे हैं वो, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से वो उसकी स्टडी करके आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें मालूम चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कालखंड की। तो कालखंड के बारे में अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड की बात करूं, तो जो इसका कालखंड है, इस कालखंड को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक है आरंभिक, आरंभिक काल, परिपक्व, परिपक्व कह दो या विकसित, दोनों ही वर्ड मिलेंगे आपको। और एक वर्ड है आपके लिए यहाँ पर आरंभिक, परिपक्व, विकसित, और मतलब परवर्ती, मतलब समाप्ति की ओर, है ना, खत्म होने जा रही है। क्लियर? तो इसका टाइम पीरियड क्या मिलता है हमें? अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन अपन एक बेसिक ढांचा ले लेते हैं 3500 ईसा पूर्व से। अब ये देखो, ईसा पूर्व, यही बात समझाने वाला हूँ। ईसा पूर्व क्या है, ईसवी क्या है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर फिलहाल इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बीसी, ठीक है? 3500 बीसी टू 2600 बीसी, ये आरंभिक काल है। आरंभिक काल मतलब ये सभ्यता शुरू नहीं हुई ना, उससे पहले भी कई छोटी छोटी सभ्यताएं थी। जैसे बीकानेर में सोती संस्कृति, है ना, बलूचिस्तान में कुल्ली नाल संस्कृति, गोमल घाटी के पास में कई संस्कृतियां हुई है ना, ऐसे बहुत छोटी छोटी संस्कृतियां थी। उन्हीं का एक बड़ा रूप हुआ है
आप इससे भी प्राचीन जाते हो, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल के बाद में, जैसे उसमें पढ़ते हैं हम नवपाषाण काल, तो वहां पर आपने देखा होगा, मेहरगढ़ नाम सुना होगा। सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, है ना। तो मेहरगढ़ और प्राचीन है। तो ऐसी बात नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कोई दुनिया नहीं थी, थी। उससे पहले भी लोग रह रहे थे। हम तो बात करेंगे, अगर आपके सिलेबस में शुरुआत ही यहीं से हो रही, क्या करें, 11वीं क्लास के जब हम शुरू करेंगे, तब आप वहां पर मेरी वीडियो देखना। मैं आपको बताऊंगा मानव की उत्पत्ति से, मानव आया कहाँ से, और मानव की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता पर तो हम आ ही गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का इतिहास वो हम वहां पर 11वीं क्लास में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आरंभिक इतिहास की बात की, तो मैंने बता दिया आपको। परिपक्व और विकसित हड़प्पा, मतलब एक चरमोत्कर्ष पर पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया इनका, है ना। पश्चिमी दुर्ग दुर्ग बन गए, और नगर बन गए, नगरों के अंदर भी आवास बन गए, है ना। स्नान घर तक बन गए, कमरे तक बन गए, कमरों में उन्होंने कुएं भी बनाए, सीढ़ियां भी बनाई, इतना मतलब शानदार। और जबरदस्त जल निकास प्रणाली, ऐसी जल निकास प्रणाली जिसकी परिकल्पना आज के लंदन से की जाती है। सोचो, एक इंटरव्यू में, एक बहुत बड़े एग्जाम में एक इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा कि बताइए कि हड़प्पा किस प्रकार से लंदन से मतलब समकक्ष है, लंदन के समान, लंदन से उसकी तुलना की गई। और लंदन ब्रिटेन, है ना, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ, और वो तो कितना बड़ा विकसित होगा। मैंने तो नहीं देखा अब तक, लेकिन फिर भी टीवी वगैरह में देखते हैं, बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उससे तुलना कर दी इस सभ्यता की, तो कितने जबरदस्त रही होगी। तो इसका टाइम रहा है 2600 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, 2600 बीसी से लेकर लगभग 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, 1800 ईसा पूर्व। और यहाँ पर आप इसको देख लो, 1800 ईसा पूर्व परवर्ती, परवर्ती मतलब 1800 ईसा पूर्व तक ये चरमोत्कर्ष तक गई। ये सभ्यता बहुत ही जबरदस्त विकसित हुई। आज हर एक इंसान को भी देख लो, इंसान का जन्म हुआ यहाँ पर, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो जवान हुआ, उबाल आया। आपके भी उबाल है, किशोर अवस्था में हो भी आप, एडल्ट एज है, बहुत जबरदस्त हो। तो ये उबाल, उसके बाद में हर व्यक्ति क्या होता है, बूढ़ा होता है ना, हर व्यक्ति परिपक्व होता है, फिर धीरे धीरे उसका पतन होता है। तो यहाँ पर भी हर एक चीज जो इस धरती पर आती है, उसका परवर्ती, यहाँ पर इसका भी परवर्ती मतलब पतन का समय आया 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसका समाप्ति वाला काल माना जाता है। ये इसका ये हो गया। अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये बीसी, ईसवी, ईसा पूर्व, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। क्या है ये कॉन्सेप्ट? यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है ईसा मसीह से। ईसा मसीह जो ईश्वर है ना, उनके जन्म से माना जाता है। तो उनके जन्म को क्या माना है? जीरो। क्या माना? जीरो। मैं एक ये क्रॉनिकल लाइन खींच रहा हूं, ये क्रॉनिकल, है ना, ये समय रेखा है, समय की धारा है ये। इस समय की धारा में इस जीरो को, ठीक है, इस जीरो को ईसा मसीह का जन्म माना। मतलब इसके बाद की घटना, इनके जन्म के बाद की घटना ईसवी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ईसवी कहलाएगी। और इनके जन्म से पहले की घटना ईसा पूर्व कहलाएगी। इनके जन्म से पहले की घटना क्या है? ईसा पूर्व। और इनके जन्म के बाद की घटना ईसवी कहलाएगी। इसे ईसवी को इंग्लिश में एडी कहा जाता है। ठीक है, एडी का मतलब एना डोमिन। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन वर्तमान में इसके लिए और इसके लिए अलग अलग वर्ड का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए जैसे कि बी सी है, तो इसके लिए बी सी ई, और इसके लिए सी ई, इसका भी प्रयोग हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रहे, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रहे। इसका मतलब कॉमन एरा, है ना, इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, एना डोमिन, बिफोर क्राइस्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहे कि ये मैंने ईसवी और ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, इसके बाद की घटना ईसवी वाले, मतलब पूरा का पूरा इतिहास देखिए। यहाँ पर मान लो 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 100 ईस्वी मान लेते हैं, है ना, 500 ईस्वी, 100 ईस्वी, ठीक है, 100, 200, 300 सब, कुषाण, हुण, है ना, गुप्त, ये काल पढ़ेंगे हम। फिर यहाँ पर 1000 मोहम्मद गजनवी, 712 मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके बाद 1191 पृथ्वीराज चौहान, आपने देखा ही होगा। अब सीधा हम यहाँ पर 1191 के बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश,
ये सारे के सारे डायनेस्टी यहाँ पर चलेगी। फिर इसके बाद 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में भारतवर्ष में वापस एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाबर का आगमन और मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, फिर ये चलेगा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। लास्ट में जो अंतिम राजा है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है वो। तो कुल मिलाकर के 1857 तक, 1800, यहाँ पर इसको अपन ले लेते हैं 1707 और 1757। 1707 इसलिए क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर डगमगा गया, और 1757 इसलिए क्योंकि प्लासी और बक्सर के बाद 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर से अंग्रेजों ने इस भारत पर लगाम रख ली। तो फिर ये 1947 तक चलेगा। इसके बीच में 1857 की क्रांति और 1947 के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत आज़ाद, और भारत आज़ाद के बाद में कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, फिलहाल हालांकि कांग्रेस चलेगी, फिर धीरे धीरे बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी चल रहा है अभी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये टाइम 2000, और 2000 से अभी हम चल रहे हैं 2024। आगे का देखेंगे, आगे क्या होता है। ये क्रॉनिकल ऑर्डर में मैंने आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन बताई है। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या मैंने अभी यही बताया कि 2024 साल तो हो गए जीरो से लेकर। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को 2024 साल तो हो गए, तो मैंने तो कहा कि ये सभ्यता और भी ज्यादा प्राचीन है, लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। तो अब पीछे कैसे जाएंगे? हाँ, पीछे जाया जा सकता है। पीछे जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इसकी। ठीक है, पीछे वापस 1 2, पीछे 100, है ना, 200, 500, 1000, 1500, 2000, आगे पहुंच गए, और 2600, 3500। बस यहाँ तक ही तो बात की। 3500 ईसा पूर्व। किसकी बात की है? 3500 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ से ये सभ्यता आरंभिक है। इसके पहले भी बहुत पीछे जाया जा सकता है, हजारों करोड़ों वर्ष पीछे जाया जा सकता है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर मंडल कैसा हुआ, भूगोल में पढ़ते हैं हम, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो बहुत पीछे जाया जा सकता है आपको। फिलहाल आपको यहाँ पर केवल इतना ही देखना है, 3500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से। हमें तो केवल यहाँ से ही देखना है 2600 ईसा पूर्व से। तो आप देख लो कि 2000 साल तो ये, और 2000 साल ये, तो 2000 प्लस 2000, 4000 साल तो यही हो गए। और आप अगर और 600 साल, 500 600 साल ऐड करो तो और ज्यादा प्राचीन है, लगभग 5000 साल हो जाते हैं। भारत में इतनी प्राचीन सभ्यता कैसे मालूम चला? ये कब मालूम चला? ये, और इसकी, इसे मालूम चलने के बाद में हमने इससे सीखा क्या है? अभी तो लिपि पढ़ना बाकी है। लिपि जब पढ़ ली गई ना, अब देखो कभी ना कभी, पता नहीं, हर काम होता है, कभी ना कभी तो होगा, कोई ना कोई विद्वान, कोई ना कोई पुरातत्वविद इस पे काम कर रहा होगा, तो होगा कभी ना कभी। फिलहाल ये देखो टाइमलाइन, मेरा मेरा उद्देश्य था इसको बताने का, ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो। और इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ शताब्दी क्या होती है। देखिए, शताब्दी, शताब्दी का मतलब जैसे प्रथम शताब्दी आप कई बार पढ़ते हो। प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी का मतलब 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, दूसरी शताब्दी, फिर दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी में आप देखोगे 101 से लेकर 200, ईसवी कह दो या ईसा पूर्व कह दो, कोई बात नहीं। तीसरी, इस प्रकार से मैं डायरेक्ट 5वीं लिखता हूँ, 10वीं शताब्दी लिखता हूँ। तो 10वीं शताब्दी क्या होगी बताओ आप? 10वीं शताब्दी क्या होगी? जब दूसरी शताब्दी 101 से 200 है, तो तीसरी शताब्दी 201 से 300 होगी। चौथी शताब्दी 301 से 400 होगी। पांचवी शताब्दी 401 से 500 होगी, है ना। छठी शताब्दी 501 से 600 होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से 10वीं शताब्दी 901 से लेकर 1000, ईसवी का हो या ईसा पूर्व का हो। इस प्रकार से आप और अगर आगे जाओगे तो अब हमारी चल रही है 21वीं सदी। क्या चल रही है? 21वीं सदी। तो 21वीं सदी का मतलब सन 2000 से लेकर, सन 2001 से लेकर 2100,
यहाँ तक। क्या हम रहेंगे नहीं रहेंगे सब वो बात की बात है, लेकिन 2100 ईस्वी जब आ जाएगी तब 21वीं सदी खत्म होगी। तब क्या होगी? 21वीं सदी खत्म होगी। तो इस प्रकार से ये शताब्दी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई विद्यार्थी पीजी में, ग्रेजुएशन में, एमए में आने के बाद में भी ये ईस्वी ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है, शताब्दी को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कि कई बार किताब हम पढ़ते हैं 10वीं शताब्दी में ये, तीसरी शताब्दी में ये, है ना, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज, है ना, मुगल, 15वीं 16वीं शताब्दी में। तो शताब्दी को लेकर के ये पूरी की पूरी एक क्लास में शताब्दी की सारी मैं लिख लूंगा वैसे, कि पहली शताब्दी में क्या है, दूसरी में क्या है, और आपको भी इसका अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तो अब अगर जैसे कि हम बात करें यहाँ पर 1526 वाला जो ये है, तो मुगल की शताब्दी में है, मुगल की शताब्दी में है, तो मतलब 1501 से लेकर 1600 तक, तो मुगल 16वीं शताब्दी में आए। कब आए? 16वीं शताब्दी में। तो ये कॉन्सेप्ट था ईसवी और ईसा पूर्व को लेकर, शताब्दी को लेकर, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है हमारा। और अब हम आगे बढ़ते हैं वापस। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड के बारे में बात की। इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या बताया? हड़प्पा सभ्यता की मतलब संस्कृति को लेकर बात की, तो संस्कृति में जिसकी विशिष्ट शैली हो, तो विशिष्ट शैली में मुहर, मनके, पत्थर, वाट देखे, है ना, कालखंड। और उसमें भौगोलिक संरचना की बात की, तो उसमें भौगोलिक संरचना में, हाँ, मैप बनाना था हमें, तो मैप बना लिया अभी। चलो मैं बनाते हैं। कालखंड समझ में आ गया आपको? कालखंड ये रहा, आरंभिक काल था, परिपक्व और परवर्ती। क्लियर? अब हम मैप की बात करते हैं। हाँ, तो आपने बताया नहीं इतिहास क्या है, बताओ। देखिए, इतिहास क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। दूसरा प्रश्न था, है ना, कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, था या नहीं था, लेकिन फिर से मैं कर देता हूँ। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? सोचो, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ये आपके लिए ही है प्रश्न, कि बाबर, अकबर, है ना, क्यों पढ़े हम इनको, इनकी जीवनी को हम क्यों जाने? कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है, रोजगार थोड़ी मिल रहा है। हालांकि अच्छा पढ़ोगे तो आप इतिहास में लेक्चरर बन सकते हो, कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हो, इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो नौकरी भी देता है इतिहास विषय, ये बात नहीं कि पैसा नहीं देता है, पैसा तो देगा आपको, रुपए तो मिलेंगे आपको, ठीक है। यूट्यूब आ गए तो डॉलर में मिलेंगे, तो पैसे तो आपको मिलेंगे। लेकिन इसलिए भी हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, जिसका मुख्य कारण ये है कि भूतपूर्व में की गई गलतियों को दोबारा ना दोहरा सके। दोबारा, देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ, आर्थिक मंदी आई। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्या हुआ? बहुत जबरदस्त। अब तीसरा विश्व युद्ध हो गया, तो क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि क्या हमें पहले विश्व युद्ध से और दूसरे विश्व युद्ध से कोई लाभ मिला, है ना। किसी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से के साथ अगर हम वो दोबारा गलतियां करते हैं, तो हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। और इतिहास को पढ़ करके हम हमारे अतीत को भी पहचान सकते हैं, कि मैं पिछले मतलब 5 सालों से असफल हो रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ पिछले 5 सालों में मैंने क्या गलतियां करी। खुद के इतिहास को देखो आप, और उसमें जो गलतियां हुई है उन त्रुटियों को सुधारो और आगे बढ़ो। काम आता है इतिहास बहुत ज़्यादा, इसलिए इतिहास पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तीसरा बिंदु था, काल, तीसरे बिंदु की तो बात कर दी, कालखंड की। दूसरा बिंदु था भौगोलिक संरचना, ठीक है। तो भौगोलिक संरचना की बात करें, तो देखिए, भौगोलिक संरचना कैसी थी इनकी? प्राचीन भारत का कच्चा मानचित्र है, जैसा भी है उसे स्वीकार कीजिए प्लीज। देखिए, तिब्बत में एक झील है, मान सरोवर झील, है ना, उसके पश्चिमी भाग से एक नदी निकलती है, ठीक है। उस नदी का नाम है, क्या नाम है उसका? सिंधु, इंडस, सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता
इसके किनारे मोहनजोदाड़ो, सबसे प्रसिद्ध तो यही है फिलहाल चर्चित। लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। तो क्या हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किनारे नहीं, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। ये रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर ये हड़प्पा यहाँ पर स्थित है। क्लियर? ये 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। और देखो, एक नदी के आसपास क्षेत्र को एक आप, 2 नदी के आसपास क्षेत्र को 2 आप, है ना, 3 नदी के आसपास क्षेत्र को 3 आप, और 5 नदियों के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं पंज आप, पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब। तो हमारे भारत में जो राज्य है पंजाब, ये 5 नदियों का समूह है, इसलिए इसे पंजाब कहा गया है। और ये 5 नदियां केवल भारत में नहीं है वर्तमान में, हालांकि पाकिस्तान बाद में बना, तो ये पंजाब पाकिस्तान में भी है। आज भी पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब भारत में भी है। ये पहले पंजाब ये पूरा एक ही था, है ना, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी, ये 5 नदियां उसमें आती थी। और ये हड़प्पा स्थल जो है ये सबसे प्राचीन स्थल, इसलिए कहते हैं इसको, मतलब सबसे प्राचीन तो क्या कहेंगे, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल है, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। तो आपकी इस किताब में मोहनजोदड़ो, है ना, और क्या लिखा हुआ है? आलमगीरपुर, सॉरी आलमगीरपुर नहीं, आमरी, आलमगीरपुर तो यूपी में है, इसका सबसे पूर्वी स्थल है, और बालाकोट, बालाकोट, ठीक है, बालाकोट। और अब ये इधर भारत का विभाजन भी हो रहा, पता आपको? ऐसे, क्लियर? अब यहाँ पर बात करें भारत के इधर, तो यहाँ पर इधर पहले इधर बॉर्डर पे देख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए कोट दीजी, क्या है? कोट दीजी, चनुदड़ो, बहुत ही फेमस नगर है चनुदड़ो, ठीक है। चनुदड़ो, कोट दीजी, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, धोलावीरा, ठीक है, नागेश्वर, ये आपकी किताब में लिखे हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा के अलावा यहाँ पर एक गनेरी वाल भी लिखा हुआ है, गनेरी वाल। क्लियर? ये है, ये हो गए नगर। अब देखिए इसमें जो ये परिपक्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा के नगर देखने को मिल रहे हैं, ये स्थल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके कालखंड के अलावा हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इस सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा था, सबसे दक्षिणी छोर कौन सा था, सबसे पूर्वी छोर कौन सा था, और सबसे पश्चिमी कौन सा था। तो देखिए सबसे उत्तरी छोर, है ना, सबसे उत्तरी छोर जो इसका था वो था मांडा, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ देखिए इस सभ्यता का मतलब इधर वाला बिंदु, ठीक है, यहाँ पर ये सबसे उत्तरी छोर जो था इस सभ्यता का था मांडा। ये कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर में है, और झेलम नदी के किनारे है। क्लियर? यहाँ पर। और सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है इसका? सबसे दक्षिणी छोर है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की ही एक सहायक नदी है ना, उसके तट पर है ये। प्रवरा नदी के तट पर कौन है? दैमाबाद है, जो मांडा हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला इधर हो गया यूपी में, एक जगह है आलमगीरपुर, वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? मेरठ। जो वर्तमान मेरठ है वो पहले आलमगीरपुर था, ठीक है। ये कहाँ पर है? यूपी में है, और हिंडन नदी के तट पर है। कहाँ पर है? हिंडन नदी के तट पर। क्लियर? और इसके सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में है सुतका गेंडोर, सुतका, सुतका गेंडोर है। और ये है आपके दास्क नदी के तट पर, दास्क नदी के तट पर बलूचिस्तान में। कहाँ पर है? बलूचिस्तान, वहां पर है दास्क नदी के तट पर। लंबाई चौड़ाई भी देख लेते हैं। ये ज्यादा लिख दी मैंने वैसे इसकी, ये लंबाई इसकी कम है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने में ज्यादा लग रही होगी, लेकिन इसकी ये वाली जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ये 1400 किलोमीटर ही है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। और ये जो लंबाई है ये ज्यादा है, ठीक है। सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक ये कितनी है?
ये 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। ये सभ्यता जो है ये इस प्रकार समझ पहले आपको थोड़ा ज़्यादा ये यहाँ लिख रहा हूँ, मांडा यही होगा। ये इस प्रकार का एक इसका चित्रण बनता है, इस प्रकार से, है ना? चतुर्भुज टाइप में से इसका तो ये सभ्यता थी हमारी। इसके कालखंड को लेके बात कर दी, भौगोलिक संरचना को लेके बात कर दी। तो हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन ईसवी को लेकर, ईसा पूर्व को लेकर, है ना, और मुहर को लेकर सारी बातें हो गई है। अब इस पाठ की शुरुआत होती है। अब इस पाठ की शुरुआत होती है। तो करें इस लेसन की शुरुआत, है ना? शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात और ध्यान देना, उसमें एक आंकड़े लिखे हुए हैं आपकी किताब में, जिसमें आरंभिक, सबसे पहले तो कुल बस्तियां कितनी है इसकी, फिर उसके बाद आरंभिक बस्ती कितनी है, परिपक्व बस्ती कितनी है ना, उसमें त्यागी गई बस्ती कितनी है। तो इसका बंटवारा किया गया है आपके यहाँ पर इसमें सिंध प्रदेश और चोलिस्तान को लेकर के। ठीक है, तो ये आंकड़े आप उसमें देख लेना, ज्यादा इतना कोई खास नहीं है, आप बस यूं ही एक नजर मार लेना। तो ये किताब में अपन यहाँ पर, अब उसके बाद में टॉपिक शुरू होता है, और उसमें भी यही है, जैसे कि जो प्रारंभिक है ना, आरंभिक आरंभ हो रहा है उस चैप्टर का। उस आरंभ में क्या है कि आरंभिक बस्तियां भी थी इसकी, और परिपक्व हड़प्पा जब शुरू होती है, मतलब मैच्योर हड़प्पा जब शुरू होती है, उसके बीच में कोई ना कोई खंडन बताया जाता है, क्योंकि भैया जला दी गई हो, कुछ बस्तियां जो थी वो जल गई होगी, या कोई बस्तियां जो थी आ, मतलब त्याग दी गई हो, वहां से चले गए हो लोग, है ना? जैसे मोहनजोदारो मूवी देखी तो बाढ़ आई तो चले गए। ये तो परिपक्व हड़प्पा की बात हो रही है, मैंने परिपक्व हड़प्पा की बात की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आरंभिक हड़प्पा बस्तियों की। तो इसमें ही उस जो पहला पैराग्राफ जो है ना, आरंभ जो हो रहा है, उसमें ये बताया गया है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, है ना, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच में खंडन है, गैप हुआ है, कोई ना कोई, या तो मतलब कुछ ना कुछ, मतलब जो क्रॉनिकल है, जो है ना, मेल नहीं हो रहा है दोनों का, क्योंकि गैप ऐसे हुआ, या तो कोई आग लगी हो, ये बात मैंने बता दी आपको। ठीक है, समझ गए होंगे आपको, इसलिए दोबारा बता रहा था। तो अब हम शुरू करेंगे आरंभ। किसका आरंभ? किसका आरंभ करेंगे? हड़प्पा सभ्यता का, ईंट मनके का। ठीक है, बोर तो नहीं हुए? अच्छा लग रहा है? कुछ ऐसे मतलब कोट दीजिए, नए नए नाम लग रहे होंगे, मोहनजोदाड़ो, आमरी, बालाकोट, धोलावीरा, ये थोड़े से लगा बताए मैंने आपको। अभी तक राजस्थान के भी देखना है, कालीबंगा, बनावली, ये भी थे, वैसे बताया नहीं मैंने आपको, बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, बनावली, बनवाली, ठीक है, और मीठाथल, राखीगढ़, ये भी ध्यान रहे आपको। ठीक है, इसके अलावा हम जैसे कि कुछ ईंट तांबा वगैरह मंगवाते थे राजस्थान में, जैसे खेतड़ी, तो उसमें गणेश्वर सभ्यता, लेकिन वो थोड़ी प्राचीन है, इससे भी ज्यादा प्राचीन है, तो इसलिए उसको अपन यहाँ पर उसको दर्ज नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये अपना एक कालखंड को लेके बात की। अब हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर को। चैप्टर की तो मैं बार बार इतना पढ़ा कि यार बोले शुरू ही नहीं हुआ सर। शुरू तो हो चुका है, लेकिन तकनीकी रूप से, किताब के दृष्टिकोण से अब शुरू होगा। देखिए, इस हड़प्पा सभ्यता में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हड़प्पाई मुहर की बात हो चुकी है। हड़प्पाई मुहर क्या थी? हड़प्पाई मुहर में सबसे पहली विशिष्ट पुरावस्तु है, एक पत्थर की बनी हुई थी, उसका नाम था सेलखड़ी पत्थर। ठीक है, सेलखड़ी पत्थर के बाद उस पर एक लिपि थी, लिपि मिली बिल्कुल, उस लिपि को हमने आज तक पढ़ नहीं पाया हालांकि। ठीक है, और उसमें कुछ मतलब ऐसे जानवर भी मिला है। कौन सा जानवर का नाम क्या था बोलो? एक श्रृंगी पशु, उसे क्या कहा है? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न के नाम से कहा है ना, एक उसको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल, ये सारी बातें बता दी। क्लियर? संस्कृति की बात की, संस्कृति के बाद में उसमें मैंने बताया कि विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक है, मन के, मुहर, बाट वगैरह से। फिर उसमें अभी भौगोलिक संरचना की अभी जस्ट बात करी है हमने, और उसका कालखंड की भी बात हमने कर ली। ईसवी ईसा पूर्व को भी देखा। शताब्दी क्या होती है वो मैं दोबारा और एक वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा, शताब्दी क्या होती है। मुझे पता है शताब्दी में थोड़ा बहुत आपको एकदम थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जिट शताब्दी को पकड़ पाएंगे, एकदम नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ईसा पूर्व को लेकर के भी आपको थोड़ा बहुत अभ्यास करना होगा। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि सारी बातें हो गई है। उसके बाद में चोलिस्तान और सिंध प्रदेश की कुछ उसमें एक टेक्निकली एक चार्ट बना हुआ है, और कुछ आंकड़े दे रखे, वो आंकड़े आप देख लेना, याद कर लेना। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में पहला पॉइंट है आरंभ, तो हम आरंभ करेंगे।
इस चैप्टर का, और आरंभ तो मैंने कर ही दिया है। ठीक है, तो अब कहाँ से शुरू करेंगे? अब हम अगला पॉइंट है कि इस सभ्यता के लोग रहते कैसे थे, मतलब जीते कैसे थे, क्या खाते थे, क्या काम करते थे। तो इस बिंदु का नाम लेते हैं हम निर्वाह के तरीके। कैसा था इनका जीवन जीने का तरीका। ठीक है, तो इस पॉइंट की हम बात करेंगे, निर्वाह के तरीके। तो शुरू करें निर्वाह के तरीके। बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो एक मोटिवेशनल कुछ गाना हो जाए, ताकि आपको भी मतलब ज़्यादा पढ़ते हुए टाइम हो गया ज़्यादा, तो एक छोटा सा अपन एक आपके मनोबल के लिए। ठीक है, मुझे ज़्यादा मेरे को ऐसा मतलब शौक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मनोबल के लिए मैं एक पीयूष मिश्रा द्वारा रचित एक कविता है, वो कविता आप सुने और अपने मन में जोश भरे और मतलब अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आरंभ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तिष्कों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, ये तुम सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, ये तुम सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तिष्कों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आरंभ करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियों को लेकर। तो पहला जो टॉपिक था हमने आरंभ किया है, और अब हम बात करते हैं निर्वाह के तरीके की। तो निर्वाह के तरीके जो थे वो कृषि, पशुपालन और शिल्प, इन तीन आधार पर उनका जीवन का निर्वाह होता था। देखिए कृषि में वो हमें कुछ प्रमाण मिले हैं कृषि से, जिसमें गेहूं, कृषि करते थे तो गेहूं के प्रमाण मिले हैं, जौ के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और सफेद चना के प्रमाण मिले हैं, दाल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आज जो हम खा रहे हैं वो उस जमाने में भी वो ये खाद्य सामग्री थी। तिल के प्रमाण मिले हैं, बाजरा के प्रमाण विशेष रूप से गुजरात से, क्लियर। और चावल के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन कम मिले हैं। क्या? कम मिला है, ये भी बात आपको ध्यान रहे। पशुपालन में देखिए इनका मत्स्य पालन मतलब मछली, मछली इनका प्रिय भोजन था, मछली की। और लेकिन हमें इनके स्रोत भी मिलते हैं। ठीक है, स्रोत कहाँ से लेकर के मिलते हैं? हड्डियों से लेकर के इनके स्रोत मिलते हैं, हड्डियों को लेकर के। किसको लेकर? हड्डियों को लेकर। देखिए हड्डियां भी कुछ मिली है। किसकी हड्डियां मिली है? देखिए ध्यान से, हड्डियां हड्डियां जो मिली है हमें, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, है ना, या वराह, क्लियर, ये यहाँ से मिली है। और कुछ पुरातत्वविद थे, है ना, पुराजीव थे, पुरातत्वविद या पुराजीव, है ना, पुरातत्वविद, उन्होंने भी कुछ बताया है, जैसे घड़ियाल, घड़ियाल मिला है, हिरण मिली है ना, और इस सुअर को भी इन्होंने बता दिया यहाँ पर। तो ये बातें यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये इतना ही पढ़ना है। कृषि, पशुपालन, शिल्प,
शिल्प कला को लेकर के हम पूरी तरह से एक अलग टॉपिक की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम देख लेंगे। वैसे शिल्प कला में आप देखेंगे तो मुहर, मनके, ठीक है, बाट वगैरह वो अपन देखेंगे। शिल्प कला को लेकर के हम अभी शुरू करें। तो ये कृषि पशुपालन इनके जो स्रोत मिले हैं, वो किस आधार पर मिले हैं? देखिए, ये कृषि के जो स्रोत मिले हैं ना, ये हमें किस आधार पर मिले? ये हमें इनका जो आधार है, ये मिलने का हमें क्या मिले हैं? जले हुए, है ना? जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। इससे हमने पता लगाया, जले हुए अनाज के दाने और बीज, बीज भी मिले हैं। वहां से हमने बात की कि भाई हाँ ये है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और इसके स्रोत की हमने बात करी थी। पशुपालन में भी आप बात करो तो हमें कुछ इस प्रकार से एक तो पालतू पशु, जैसे कि ये पालतू पशु है, भेड़ बकरी भैंस, है ना? ये सुअर वरा हिरण, ये जंगली पशु। तो हम इसको दो क्लासिफिकेशन करके भी देख सकते हैं कि पालतू पशु कौन है, भेड़ बकरी भैंस, और जंगली घड़ियाल हिरण, ये इस प्रकार से ये थे। तो ये टॉपिक हो गया आपका निर्वाह के तरीके। इसमें एक बिंदु और रहता है जिसमें है कृषि प्रौद्योगिकी। क्या बिंदु रहता है? कृषि प्रौद्योगिकी। अब कृषि प्रौद्योगिकी हम देखेंगे। देखिए, कृषि प्रौद्योगिकी में आपको ध्यान रखना है, देखिए कृषि होती किससे पहले ये बताओ? बीज से, है ना? जमीन से, बारिश से, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन हमें उस कृषि पर क्या करनी होगी? जुताई करनी होगी, हल चलाना होगा। आज तो ट्रैक्टर आ गए हैं। ट्रैक्टर से पहले भी हमने क्या देखा? बैल देखा। ये बैल उस जमाने में भी था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी। इसमें एक पॉइंट है आपका कृषि प्रौद्योगिकी, क्लियर? कृषि प्रौद्योगिकी, इसमें एक पॉइंट है, क्या है? देखिए, बैल, जिसे वृषभ कहते थे। क्या कहते थे? वृषभ, बैल। सबूत भी मिला है हमें, कहां से? कालीबंगा से, जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो वृषभ और जो बैल था, ये इनका प्रिय वस्तु था कृषि के लिए। इसके कुछ सबूत मिलते हैं हमें। एक आप अनुमान लगा सकते हैं, चोलिस्तान और बनावली, और बनावली, यहाँ से चोलिस्तान और बनावली से यहाँ पर हमें मिट्टी के हल मिले हैं, खिलौने मिले हैं, मतलब मिट्टी के हल के खिलौने, ठीक है, बैल के खिलौने, हिट्टी। तो यहाँ से ये भी हो गया, क्लियर? इसके बाद हमें जो आज जो आप जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, लकड़ी, लकड़ी के लास्ट में जो कुल्हाड़ी है, वो किसकी बनी बनी हुई है? वो लोहे की बनी हुई है। बस अंतर इतना ही है कि आज के ज़माने में आपको लोहे की वो मिल रही है, लेकिन उस दौर में लोहे की नहीं थी। उस दौर में जो वो जो लकड़ी के हत्थे पर, है ना, लकड़ी के हत्थे पर फलक, फलक बना होता था। ये तो वो फलक जो होता है, ये तो पत्थर का होगा। या इस सभ्यता को हम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने करी नहीं कि एक धातु का प्रयोग था, और वो धातु थी तांबा, ठीक है। हालांकि इन्होंने तांबा में क्या मिला दिया? टिन। टिन मिलाने से ये सभ्यता में कांसे का प्रयोग भी ज्यादा हुआ, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो तांबा फलक जो मिला, ये पत्थर का हो सकता है। क्योंकि पत्थर का इसलिए क्योंकि प्राचीन काल को पढ़ते आ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते आ रहे हैं, है ना। प्रागैतिहासिक काल का दौर था, पढ़ते क्या आ रहे थे, मतलब दौर था। उसके बाद तो ये हड़प्पा सभ्यता आई है। तो उस दौर में तो फलक थे, पत्थर के थे, पत्थर की कुल्हाड़ियां, पत्थर के ही सब कुछ औजार, है ना। अभी एक पॉइंट आएगा कि अपनी पुरा वस्तुओं को पहचानो, आपकी किताब में एक पॉइंट आएगा, पुरा वस्तुओं को पहचानो। तो वहां पर एक चक्की की बात की जाएगी। चक्की, उसमें दो चक्कियां मिली है, अवतल रूप में मिली है, ठीक है ना। तो ये चक्कियां आपको आज भी देखने को मिलेगी अपने घर में। आज देखो, उस दौर में चलती थी। आज भी गांव में जाकर देखेंगे तो एक पत्थर होता है, उस पत्थर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर होता है, उसमें मिर्ची रखते हैं, धनिया रखते हैं, और शानदार वहां डालते हैं उसको, और फिर एक चटनी बनाई जाती है। तो उस दौर में थी ये, और आज भी है। तो आज भी इसकी प्रासंगिकता है। पूरा वस्तुओं को पहचानो, इस टॉपिक में केवल वो सब, वो जो घर में अपने, अगर गांव ग्रामीण क्षेत्र के अगर आप है, या शहर में भी अगर कोई रखता हो, आपने देखा होगा
चटनी बनाई आपने कभी, है ना, और वो नेचुरल है, उस दौर से चली आ रही है और वहां से सीखी हुई अभी तक हम इसका, तो ये पत्थर का तो ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा तांबे की भी वो हो सकती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कुल्हाड़ी कह सकते हैं, लकड़ी कहते हैं कि इस प्रकार की मिली है। और और देखिए, कृषि प्रौद्योगिकी के लिए सिंचाई का प्रयोग भी किया गया है। सब जगह बारिश थोड़ी आएगी, है ना, सब जगह नदी थोड़ी बह रही होगी, तो सिंचाई के लिए कहीं जगह तो क्या हुआ, नहर बनाई गई, है ना, और कहीं पर जलाशय बनाए गए। नहर के प्रमाण आपको मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सोरतुगई से। देखिए सोरतुगई ये अफगानिस्तान में है। देखिए सोरतुगई के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, मांडा है, सबसे दक्षिण में बेमाबाद है, ठीक है, और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिम में सुटका गेंडोर है। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो मांडा है, जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर भारत में कौन सा है, तो मांडा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो मांडा नहीं है, सोरतुगई है, क्योंकि मांडा से भी ऊपर कौन सा है, सोरतुगई। सोरतुगई और मुंडी गांव, ये दो स्थल है जो कहां पर है, अफगानिस्तान में है। इसलिए हम इसको, अफगानिस्तान में होने के कारण हम इसको भारत में इंक्लूड नहीं करते। इसलिए अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो मांडा है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे ऊपरी छोर कौन सा है, मांडा। लेकिन संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी छोर कौन सा है, तो सोरतुगई है। क्लियर, यहां तक बात हो गई। अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या कर रहे थे, नहर के प्रमाण मिले हमें सोरतुगई से, और जलाशय के प्रमाण कहां से मिले हैं। देखिए जलाशय का जो प्रमाण है वो हमें मिला है धोलावीरा से। बस इतना ही पढ़ना आपको कृषि प्रौद्योगिकी में। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने जाना है आरंभ, आरंभ बिल्कुल पुरानी बस्तियों की बात की, फिर निर्वाह के तरीका ही पॉइंट हुआ, यही पढ़ा, निर्वाह के तरीके के अंदर ही कृषि प्रौद्योगिकी पढ़ी। अगला टॉपिक या अगली हेडिंग है आपका सबसे प्रसिद्ध नगर इस संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे चर्चित नगर, जिस पर मूवी भी बन चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है, जहां पर विशाल स्नानागार है, जहां पर विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्टेडियम, स्कूल भी मिली है, तो वो कहां पर है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आपको क्या पढ़ना है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ये देखना है कि इसकी सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये सिंधु नदी के किस तट पर है, दाएं तट पर है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। दूसरी बात, ये एक शहर है, गांव नहीं है ये शहर है, क्या है, शहर है। अगली बात, इसकी जो बस्तियां मिली है, इसकी क्या, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की दो बस्तियां मिली है, ठीक है। उन दो बस्ती को मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, एक तो ये जैसे कि मैं यहाँ निशान बना लेता हूँ, ठीक है, ये पश्चिम, एक पश्चिमी नगर मिला है और एक पूर्वी नगर मिला है, सब जगह पूर्वी नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी दो नगर मिले। पश्चिमी नगर जो था वो छोटा था, छोटा था, और पूर्वी नगर जो था वो बड़ा था, ठीक है, तुलना करके पढ़ रहे हैं हम, तुलना देखो, क्लियर। ये छोटा था, ये लेकिन ये ऊंचाई पर था, ये क्या था, ऊंचाई पर था, और ये नीचे था, ठीक है, ये ऊंचाई पर था, ये नीचे था, और ये तो भाई साहब दुर्ग था, क्या था, दुर्ग, और ये निचला नगर था, निचला नगर या सामान्य नगर। भाई अगर सामान्य नगर है तो जनता कैसे रहेगी, यहाँ पर तो अमीर लोग रहेंगे, पुरोहित वर्ग रहेंगे, मतलब पुरोहित, ठीक है, और यहाँ पर सामान्य वर्ग, है ना, सामान्य मतलब सामान्य क्या, मजदूर वर्ग लोग, मजदूर लोग रहेंगे यहाँ पर, निचला शहर था।
तो ये बड़ी मैंने मतलब पूरी तरह से आपको इसका क्लासिफिकेशन समझा दिया। बाकी किताब के अंदर पूरा चित्र दे रखा है कि दुर्ग कैसा है, छोटा है, पश्चिम है। हमारे यहाँ पर अभी सुविधा केवल एक व्हाइट बोर्ड की है, लेकिन मैं फिर भी आपको परिकल्पना करवा सकता हूँ। आपके मनोमस्तिष्क के अंदर माइंड मैप में आप सोच सकते हैं कि ये कैसा है। ये देखिए पश्चिम की तरफ है, छोटा है लेकिन ऊंचाई में है। दुर्ग है, पुरोहित लोग रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सामान्य है और मजदूर है। ठीक है, पूर्व में है, निचला नगर है, और बड़ा है और नीचे की तरफ है। ये बात हो गई क्लियर। अब बस्ती हो गई। बस्ती के बाद देखिए आप, यहाँ पर हमें कुछ चबूतरे मिलते हैं वहां पर। उसमें चबूतरे एक तरह का नींव का काम करते थे, ये ध्यान रखना। सामान्य नगर में हालांकि सब जगह ये चबूतरे है। इसके बाद ईंट आ गया पॉइंट। ईंट, टॉपिक का नाम क्या था? ईंट था। ईंट आ गई। जो ये ईंट है, इसकी विशेष बात क्या ध्यान रखनी है आपको? इसका जो अनुपात है ना, वो फिक्स है एक तरह का, 4:2:1, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये ध्यान रखनी है आपको, 4:2:1 में ये ईंट थी। क्लियर, ईंट हो गई। और दुर्ग की बात करें यहाँ पर अपन, तो दुर्ग में यहाँ पर ये वाला जो एरिया है मोहनजोदारो का, है ना, यहाँ पर कुछ अवशेष मिलते हैं हमें। क्या मिला यहाँ पर? विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मिला है यहाँ से। अन्नागार मिला है यहाँ से। ठीक है, और विद्यालय मिला है यहाँ पर। और आपके चित्र को देखे बोल रहा हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा बताने में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना ही देखिए। अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, जब रिवीजन करेंगे, ठीक है, कुछ मेधावी छात्र होंगे जो जिनको डिमांड होगी तो हम एक्स्ट्रा भी बात करेंगे। फिलहाल हम केवल उतना ही जान रहे हैं जितना आपका कंटेंट है। क्लियर। विशाल स्नानागार, अन्नागार, विद्यालय। और देखिए शायद इस दौर के बाद वैदिक संस्कृति आएगी। वैदिक संस्कृति के बाद में एक युग आएगा, महाजनपद युग। उसमें कुछ धर्म आएंगे, है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के प्रमाण भी हमें यहाँ मिलते हैं, बौद्ध स्तूप भी हमें मिलते हैं, अशोक के स्तूप यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रहे, बौद्ध स्तूप भी यहाँ पर देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये वाला जो एरिया है, ग्रह स्थापत्य को लेकर के एक टॉपिक है आपका इसके अंदर, ग्रह स्थापत्य। एक पॉइंट है आपका इसके अंदर ग्रह स्थापत्य को लेकर। इसके बाद मैं आपको यही समझा देता हूँ। ग्रह स्थापत्य में आपके क्या मिला? देखो, एक पूरा का पूरा मतलब एक घर मिला आपको। एक घर है, ठीक है, इस घर है, ये इसका मतलब ये इसका यहाँ प्रवेश द्वार है। ठीक है, प्रवेश द्वार के बाद में ये इसका आंगन है। ठीक है, इस आंगन के चारों ओर क्या है? कमरे हैं। चारों ओर क्या है? कमरे मिले। इधर आगे आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ मिलेगी, ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ मिलेगी। और यहाँ पर एक कमरा ऐसा 6 नंबर का कमरा है, जिसके अंदर कुआं भी मिला है। क्या मिला है? कुआं। देखिए, घर के अंदर कुआं। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 700 कुएं मिल चुके हैं। कितने कुएं? 700 कुएं। 700 कुएं, 700 कुएं। याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रह स्थापत्य में कितने कुएं मिले हैं? तो 700 कुएं मिले हैं। कितने कुएं मिले? 700 कुएं। ये हो गई ग्रह स्थापत्य की बात। क्लियर। अब एक बात और कर देते हैं यहाँ पर अपन, नाले निर्माण। देखिए, नाले निर्माण जो इस सभ्यता के देखने को मिलता है, वो शानदार जल निकास प्रणाली, है ना, एकदम सुदृढ़ जल निकास प्रणाली। ऐसे कह सकते हैं हम, जैसे कि ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न पर आधारित। ग्रिड पैटर्न आधारित मतलब जैसे कि ये सड़क है, ठीक है, इसकी ये सब सड़क है ऐसे, ये इसकी छोटी छोटी ऐसे गलियां है। तो जैसे यहाँ का जो पानी है, फिर इधर इधर गया, इधर मतलब इस सड़क, इस घर है आसपास में इन गलियों का, इस सड़क में आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर जगह जगह ब्लॉकेज बने हुए थे। मतलब बहुत ही सुंदर, एकदम शानदार सुदृढ़ व्यवस्था थी। कचरे निकालने के लिए अलग अलग मतलब ब्लॉकेज बना रखे थे। इस प्रकार की ये व्यवस्था थी। तो नाले निर्माण में ग्रिड पैटर्न पर आधारित ये सभ्यता थी, जिस पर अर्नेस्ट मैके ने इसकी बहुत ही शानदार तारीफ की है। और अब देखिए, इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो है, अगला है सामाजिक विभिन्नता को लेकर। सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता का मतलब ये है कि समाज में भी क्या कोई ऊंच नीच थी, मतलब अमीरी गरीबी को लेकर के, या फिर धर्म को लेकर के, संस्कृति, अपने अपने कल्चर को लेकर के, ऐसी कोई
मिलती है कि आपको ऐसी कोई जानकारी इसमें? हाँ जी, बिल्कुल जब मिलेगी इसके अंदर जानकारी, उसी जानकारी को लेकर के हम बात करेंगे जिसमें आधार रहेगा हमारा शवाधान। शवाधान जो आधार है ना? इसमें जैसे कि शवाधान में वैसे दफनाने की प्रथा इसमें भी देखने को मिलती है। वैसे सारे ही समाधान इसमें, है ना? लेकिन यहाँ पर अगर आप सामाजिक विभिन्नता, अगला पॉइंट क्या हमारा? सामाजिक सामाजिक विभिन्नता। ठीक है, ये एनसीईआरटी है। ये इतिहास को रट्टा मारना नहीं, एनसीईआरटी इतिहास को समझना सिखाती है। एनसीईआरटी इतिहास को जीना सिखाती है। इतिहास को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ये आपको सिखाती है एनसीईआरटी। यहाँ पर एक पॉइंट है शवाधान। ठीक है, शवाधान के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि सामाजिक विभिन्नता थी कैसे। कि जो गर्त है, जो मतलब कब्र है, ठीक है ना, उसमें आपको विभिन्नताएं नजर आएगी। कुछ कब्र में मतलब जैसे कि नीचे बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, ऐसे दफना दिया। कुछ में ईंट की पर्दी की गई है ना, इस प्रकार से ईंट की पर्दी करके फिर उसमें दफनाया गया। कुछ में आप देखोगे मर्द भांड, है ना, कुछ में महंगी महंगी जैसे कोई वस्तुएं है, आभूषण है ना। तो अब हम इन सब बातों से ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर महंगी वस्तुएं उस कब्र में उस, है ना, दफना रहे हैं, तो शायद हम सोच सकते हैं कि पुनर्जन्म की अवधारणा रही होगी शायद, है ना, पुनर्जन्म की अवधारणा रही होगी, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन सामाजिक विभिन्नता की बात करें तो देखो विभिन्नता आपको नजर आ गई। किसी कब्र में मतलब सिंपल है बिल्कुल कोई कब्र, और किसी में ईंट की पड़तियां है। किसी कब्र बिल्कुल सिंपल है, किसी में आभूषण भी है, किसी में मृदभांड मनके वगैरह ऐसे। तो आपको यहाँ देखिए, जब अंतिम संस्कार में ही आपको इतनी सामाजिक विभिन्नता नजर आ रही है, तो सामाजिक विभिन्नता तो थी। एक और आधार है हमारा विलासिता की वस्तुओं को लेकर के। आज वर्तमान में भी हम अमीरी और गरीबी का कैसे मूल्यांकन करते हैं? रुपयों से, बंगलों से, घर से, है ना, महंगी महंगी चीजों से, वहीं से करते हैं। मर्सिडीज कार वगैरह जिसके पास कुछ है ऐसे, तो वो अलग ही विलासी वाला है। ठीक है, विलासिता वस्तु है। मर्सिडीज भी क्या विलासिता पूर्ण ही है, जो हर कोई थोड़ी वीआईपी कैटेगरी के लोग ही उसमें यूज करते हैं। तो विलासिता में भी आप जिसमें सामान्य लोगों के पास में जैसे सुई वगैरह ऐसे जो सामान्य वस्तु होती है, कांच वगैरह, ये सब जगह मिलती है। लेकिन यहाँ पर विलासिता वाली वस्तु जो मिलती है, फयोन्स, एक क्या है, एक मृदभांड है, जो एक बहुत ही मतलब बिल्कुल ये बारीक मिट्टी होती है ना, उससे मतलब बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है उसको। तो वो एक तरह से बहुत ही ये एक आधार माना जाता था, जिसके पास जिस घर में ये बर्तन मिल जाता है तो मतलब वो एक तरह से पैसे वाला है, अमीर वर्ग का व्यक्ति है। तो ये अपने ये मतलब सामाजिक विभिन्नता का एक दो आधार देखे हमने, समाधान और विलासिता। ठीक है, अब जो अगला जो बिंदु है हमारा अ, शिल्प कला को लेकर है। ठीक है, तो उसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, आपने यहाँ तक अभी बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को दोबारा पढ़ना, समझना। ठीक है, लेकिन अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, क्या जानेंगे, उसके बारे में मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ताकि आप अ, आगे पढ़ कर के आए ये बिंदु, आप है ना, थोड़ा सा अपनी समझ को बढ़ा कर आए। तो हम बात करेंगे, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैं तो मैं आपको ये बताऊँ। अभी तक हमने देखा हड़प्पाई मुहर के बारे में, क्या देखा, हड़प्पाई मुहर के बारे में। ठीक है, फिर हमने देखा हड़प्पा संस्कृति के बारे में। ठीक है, संस्कृति से संबंधित हमने बात की थी। फिर हमने बात की इस ईसवी क्या है। ठीक है, और इसको मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। ठीक है, एडी, एनो डोमिन और बिफोर क्राइस्ट, इसके बारे में जाना। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा शताब्दी को लेकर बात की। तो मैंने ये भी कहा कि शताब्दी का एक और मैं आपको पूरी तरह से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हर शताब्दी के माध्यम से हम इसे कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मतलब अभ्यास करवाऊंगा मैं इस पर। ठीक है, फिर हमने क्या बात की, फिर हमने ये देखने के बाद में मैप को देखा, मतलब है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के मानचित्र को देखा, मानचित्र को देखा। ठीक है, फिर हमने इसका आरंभ किया। तो आरंभ के अंदर और संस्कृति को लेकर ना, इस संस्कृति को ही मैं आरंभ से जोड़ता हूँ, है ना, संस्कृति आरंभ, इसमें मैंने आपके हड़प्पा सभ्यता के कुछ विभाजन किए थे, जिसमें विशिष्ट पुरावस्तुओं को लेकर, कौन कौन सी विशिष्ट पुरावस्तु थी,
उनको लेकर बात की, जिसमें मुहर, मनके, बाट, है ना, वो लेकर के। फिर अपने भौगोलिक संरचना को देखा आज अपन ने इसमें, भौगोलिक संरचनाएं क्या क्या रही उसकी, अफगानिस्तान में, है ना, बलूचिस्तान में, भारत में जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, ये इस रही है। और फिर कालखंड, कालखंड को लेकर के हमने बात की, और कालखंड के माध्यम से ही ईसवी ईसा पूर्व के कॉन्सेप्ट को समझा, है ना। और हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा, ठीक है, आरंभिक, आरंभिक, परिपक्व, परिपक्व और परवर्ती, ठीक है। समय को भी बांटा, समय आपको पता होगा 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। फिर परिपक्व में 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। फिर परवर्ती में 1800 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। इस प्रकार से ये हमने देखा। और उसके बाद हमने इस सभ्यता के निर्वाह के तरीके को देखा, मतलब ये लोग जीते कैसे थे, निर्वाह के तरीके को देखा। तो निर्वाह के तरीके में हमने देखा कि भाई ये कृषि करते थे, ठीक है, पशुपालन करते थे, क्या करते थे, पशुपालन करते थे, और शिल्प। इस शिल्प कला को लेकर के अगला पॉइंट होगा हमारा, तो अगले जो पार्ट में हम बात करेंगे। कृषि में हमने क्या देखा, कृषि में गेहूं, जौ, है ना, तिल, दाल, सफेद चना, बाजरा, चावल थोड़े कम मिले। पशुपालन में हमने देखे जंगली जानवर वगैरह, और पालतू जानवर, जंगली जानवर जैसे घड़ियाल, पक्षी, ठीक है, और हिरण, सुअर, और पालतू में भेड़, भैंस, बकरी, इनको बग लेके बात की थी, ठीक है। और फिर इसी के अंदर एक पॉइंट देखा था हमने, कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी को लेकर के हमने बात की थी, कृषि प्रौद्योगिकी। इसमें हमने मेन मुख्य हीरो बनाया था किसको, बैल को। किसको बनाया, बैल, बैल वर्षभ को लेकर के, ठीक है। इसके कुछ साक्ष्य भी मिले हमने, है ना, यहाँ पर बनावली को लेकर के, चौलिस्तान को लेकर के। फिर एक हत्या की बात की, उसमें कुल्हाड़ी थी, पत्थर की थी, है ना, तांबे की थी, वो बात की। फिर सिंचाई के कुछ प्रमाण मिला सोरतुगई से। और उसके बाद हमने क्या देखा, जलाशय भी बने हुए थे धोलावीरा से, ये देखा हमने। ये सब बात पढ़ने के बाद में हमने इसको अगले पॉइंट पर आए हम, निर्वाह के तरीके के बाद हमने बात की थी किसकी, निर्वाह के तरीके देखने के बाद हमने बात की थी सामाजिक, सॉरी, मोहनजोदड़ो की। किसकी बात की, मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में क्या देखा हमने, मोहनजोदड़ो एक प्राचीन, मतलब शहर के रूप में देखा हमने कि ये शहर था। इसकी बस्ती थी जो पश्चिमी पश्चिम में छोटा था, ऊंचाई पर थी, दूर था, पुरोहित लोग रहते थे। पूर्व में पूर्व के अंदर मतलब ये निचला नगर था, सामान्य नगर था, ठीक है ना, बड़ा नगर था, सामान्य मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। अब कमरे मिले हैं, अब चारों एक आंगन मिला है, आंगन के चारों तरफ कमरे मिले। यहाँ पर दुर्ग में क्या मिला, विशाल स्टेडियम मिला, जलाशय मिला, विशाल स्नानागार मिला, ठीक है। विशाल स्टेडियम यहाँ नहीं मिला, विशाल स्टेडियम ध्यान रहे, विशाल स्टेडियम धोलावीरा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, धोला, जोर देके कह रहा हूँ। विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, और विशाल स्टेडियम जो मिलेगा वो धोलावीरा में मिलता है, ठीक है। विशाल स्नानागार, अन्नागार, ठीक है। यहाँ पर ये इन पॉइंट की बात की। और मोहनजोदड़ो से हमने ये भी देखा कि इसमें जो नाली के निर्माण थे, एकदम सुदृढ़ नाली प्रणाली व्यवस्था थी, ये इतनी बात की। और फिर हमने बात की सामाजिक विभिन्नता को लेकर के। सामाजिक विभिन्नता का जो आधार हमने देखा है, वो सामाजिक विभिन्नता का आधार क्या था, शवाधान को लेकर के बात की। शवाधान में जो अलग अलग प्रकार की कब्रें मिली है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो मन के आभूषण वगैरह जो महंगे महंगे चीजें मिली, उससे हमने पता लगाया कि अलग अलग प्रकार, और विलासिता वस्तुओं से पता लगाया। तो यहाँ तक हमने बात की। अब अगले पार्ट में, अगला जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2, हड़प्पा मतलब ईंट, मन के, अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता को लेकर के जो पार्ट 2 है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहले तो ये जितना भी पढ़ा है उनका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन, जितना भी पढ़ा है इन सब बातों का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे शिल्प के बारे में। किसके बारे में, शिल्प उत्पादन के बारे में, ठीक है। शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन का मतलब इनका जो इंडस्ट्रियल, एक तरह से उद्योग के रूप में भी काम करते थे ये लोग। मनके बनाते थे, मनके। और मनके बनाने के लिए तो चंद्रदुर्ग नाम का एक शहर है, जो केवल 7 हेक्टेयर का है। कितना हेक्टेयर का है, 7 हेक्टेयर का, 7
हेक्टेयर चनुदड़ो। और यहाँ पर अभी हमने किस नगर की बात की, इसे तुलना करके बताऊं, मोहनजोदड़ो की बात की। मोहनजोदड़ो जो है वो 125 हेक्टेयर का है। सोचो, चनुदड़ो इतना छोटा शहर, ये केवल और केवल शिल्प उत्पादन को लेकर के समर्पित था। यहाँ पर मनके बनते थे, यहाँ पर जो शंख होती थी उनकी कटाई होती थी, है ना। यहाँ पर कई प्रकार के मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो मनकों के रूप में जो आभूषण होते हैं उसके ऊपर भी काम होता था यहाँ पर शिल्प के रूप में, ठीक है। अब इस शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चा माल कैसे, जैसे यहाँ पर मनके बनाते हैं, तो मनके बनाने के लिए हमें तो अलग अलग चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, वो स्थानीय लोगों में यहीं से मिल जाती थी। स्थानीय मतलब जमीन थी, जलोढ़ जमीन थी, वहीं से मिल जाती। लेकिन सेल खड़ी पत्थर कहाँ से लाएंगे? कार्नेलियन कहाँ से लेकर आएंगे? तांबा कहाँ से लेकर आएंगे? सोना कहाँ से लेकर आएंगे? ये सारी बातें इसमें जानेंगे हम, जब पार्ट 2 हम करेंगे, ठीक है। मतलब जो कच्चा माल के लिए जो माल लाने की जो जानकारी है ना, इसके लिए ये माल कहाँ कहाँ से लाया जाएगा, लाजवर्द मणि कहाँ से लेकर आएंगे, है ना, वो भी हम इसमें जानेंगे, ये माल वाले टॉपिक में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर मुहर, लिपि और बाट को लेकर इनका क्या संबंध था। मुहर, मुहर की तो हमने सबसे पहली बात कर दी, लिपि की बात कर दी, बाट की भी, है ना। बाट 2, 4, 8, 16, 32, 64, 12,800 तक इस प्रकार के अनुपात में मिलेंगे आपको, है ना। गहराई से जानेंगे। सिंपल सी बात बताई थी मैंने आपको, लिपि के बारे में बताई थी। लिपि के बारे में बताओ, कितने अक्षर थे, सोच के आना आप, है ना। सोच के आना कि कितने चित्राक्षर थे इसके, लिपि में कितने चित्राक्षर थे, ये भी आप सोचना। मुहर की बात हम की, और ये बात दोबारा हम करेंगे। उसके बाद हम इस बात की बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन लास्ट में डाला एनसीईआरटी ने, कि इसकी खोज को लेकर के, खोज को लेकर हम बात करेंगे। अर्नेस्ट मैके ने क्या किया, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन ने क्या किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, है ना, और अपने राखलदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर, मतलब मार्टिमर व्हीलर तो बहुत बाद में आएंगे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन दो को देखिए, और माता स्वरूप बस, ये उनके नेतृत्व में किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज कौन करता है, ये सभी बातें हम इस टॉपिक में जानेंगे अगले पार्ट के अंदर, खोज के रूप में, ठीक है। किस प्रकार से ये सभ्यता पूरे विश्व के समक्ष आती है और जॉन मार्शल किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, वो सारी बातें जानेंगे। लाहौर से लेकर के कराची तक ऐसी कौन सी चीजें खोद खोद कर इस सभ्यता से निकाली, जो हड़प्पा से हर मतलब आज देख लो, मतलब बिल्कुल रहा ही नहीं। क्या क्या निर्माण हो रहा था वहां पर ऐसा कि सारी ईंटें खोद दी और उसमें लगा दी, सोच के बताना आप, ठीक है। ये भी एक आपके लिए प्रश्न चिन्ह है, ये भी हम उसी में बात करेंगे। अब अगली बात करते हैं, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये सभ्यता समाप्त कैसे हुई, इस बारे में भी आपको जानेंगे। क्या यह सभ्यता बाढ़ से खत्म हुई, क्या जलवायु परिवर्तन हो गया, या किसी ने आक्रमण कर दिया, या नदी ने अपना बाढ़ बदल दिया, सॉरी नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, ऐसा क्या कारण रहा, सारी बातें एकदम अंत के रूप में बात करेंगे, क्या हुआ ऐसा। फिर एक पॉइंट और रहता है आपका, प्राचीन सत्ता को लेकर के। प्राचीन सत्ता, सत्ता का मतलब यहाँ पर राज कौन करते थे, है ना। प्राचीन सत्ता का मतलब यहाँ पर राज कौन करते थे। प्राचीन सत्ता का मतलब राजतंत्र था क्या, संसद थी क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसा कोई पद था क्या वहां पर, या कोई राजा था क्या, सम्राट था क्या, बादशाह था क्या, कौन था वहां पर, कौन राज कर रहा था। इस पूरी उस हर चीज पे राज होता है, हर एक का मुखिया होता है, तो यहाँ पर ऐसा क्या था, है ना। तो ये प्राचीन सत्ता को समझने के लिए आप मोहनजोदड़ो जो मूवी है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं तो बताऊंगा ही आपको, तो आप जब भी आओ तो उस मूवी को देख करके भी आए, अगर आपको समय मिले तो, कोई पाबंदी नहीं है, नहीं भी देखोगे तो हम यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि केवल 2 मिनट के कंटेंट के लिए आप 3 घंटे की मूवी देखते हो तो सही भी नहीं है।
लेकिन अगर खाली समय है और ज़बरदस्ती बेकार जगह आप समय बर्बाद कर रहे हो, तो उस मूवी देखने में और अच्छा है। बेकार जगह इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख रहे हो, तो बेकार है वो तो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस चला रहे हो, वो कर रहे हो। तो आजकल दुनिया में सब चला चला रहा है, तो सब लोगों से हट के कुछ करोगे तो ही कुछ आगे बढ़ोगे। बाकी इस धरती पर सब आईएएस थोड़ी बनेंगे, सब प्रधानमंत्री थोड़ी बनेंगे। कोई आलू का ठेला ले चलाने वाला भी चाहिए, लहसुन का ठेला भी लगाएगा। तो सब सब नहीं पढ़ सकते, सब पढ़ेंगे तो फिर देश पर राज, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। फिर हर हर इस भगवान ने हर एक के काम बांट रखे हैं। तो कुछ नहीं पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका उसका भाग्य कहीं और लिखा हुआ है, और वहां से शर्म भी नहीं करनी चाहिए उस इंसान को, क्योंकि जहां पर उसकी रुचि है उस तरफ उसे भागना चाहिए। लेकिन अभी 12वीं कक्षा में अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हो, अपने जिस भी कंटेंट को आप पढ़ रहे हो, वो हर दौर में काम आएगा। आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे, वहां पर भी आपके लिए ये प्रासंगिक रहेगा। ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि आप नौकरी लगते हो तो ही काम आता है। फिर भी अब कहीं पर भी रहते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, कोई भी काम करते हो, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हम इसमें, अतीत से जोड़कर, आप में उसका आ गया है कि अतीत से जोड़कर कुछ समस्या का निवारण करो, तो उसको देख लेंगे हम, जिसमें अतीत से जोड़ करके कुछ बातें हम देख लें। जैसे अब एक मुहर मिली, एक बहुत बड़ी एक मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से, जिस पर भगवान शिव, है ना, ऐसे कहा जाता है कि वो एक जटाधारी है। उसे आदि शिव की प्रतिमा कहा गया है ना, जिसके एक तरफ हाथी और बाघ है, दूसरी तरफ गेंडा और भैंसा है, सामने तो हिरण है, ऐसी मुहर मिली। तो ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान आदि शिव की मूर्ति, आदि शिव को माना जाता है वहां से, वहां से। ठीक है। और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, तो ऐसा कहा जाता है कि ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता रही होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से अतीत से जोड़ करके हम हमारी समस्याओं का निवारण भी करेंगे, और हमारे वर्तमान में जो क्या प्रासंगिकता है इसकी, उनकी भी बात करेंगे। तो पार्ट 2 को देखने जरूर आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।